और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। पहले अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य मंदिर और फिर काशी विश्वनाथ का वैश्विक कॉरिडोर और अब महाकाल लोक। जी हां, देश के इन 3 वैश्विक महत्व के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है। 11 अक्टूबर को उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर, जो अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, इसका उद्घाटन करेंगे। पूरी कैबिनेट इसी मुद्दे पर उज्जैन पहुंची थी और आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मीटिंग हुई। लेकिन इस बीच महाकाल के दरबार के कायाकल्प पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए। महाकाल की नगरी में पूरी कैबिनेट जुटी। बैठक की अध्यक्षता खुद महाकाल ने की और महाकाल की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ कि महाकाल कॉरिडोर अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। इसी महाकाल लोक के पहले चरण का उद्घाटन करने 11 अक्टूबर को पीएम मोदी आने वाले हैं। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि महाकाल लोक का उद्घाटन कार्यक्रम भव्य होगा। सिर्फ उज्जैन नहीं, पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम होंगे। प्रदेश भर के शिवालयों को खास तौर पर तैयार किया जाएगा। महाकाल लोक से जुड़े वीडियो शिवालयों में दिखाए जाएंगे। देखिए, तो महाकाल महाराज का काम है। प्रत्येक उज्जैन वासी इस आयोजन से जुड़ने के लिए उतावला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मेरा ही काम है। उज्जैन नगर जुड़ेगा, पूरा मालवा निवाड़ जुड़ेगा, हर गांव जुड़ेगा, मध्य प्रदेश जुड़ेगा और हम तो चाहते देश भी पूरा जुड़े। और इसलिए हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर पंथ, हर समाज, हर संस्था इस आयोजन से जुड़े, इसी के लिए आयोजन समिति बनाई। हाँ, वो तो जो कुछ है बाबा महाकाल ही है। अध्यक्षता तो वही करते हैं, हम लोग सेवक हैं, निमित्त हैं, उस नाते काम करते हैं। सीएम शिवराज ने उज्जैन में हफ्ते भर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उप समिति बनाने का भी ऐलान किया है। संतों को मार्गदर्शन समिति में शामिल किया जाएगा। नवरात्रि व दुर्गा पंडालों से 11 अक्टूबर के आयोजन का प्रचार प्रसार होगा और सबसे खास बात यह है कि 11 अक्टूबर को उज्जैन में अवकाश होगा। देखिए, तो महाकाल महाराज का काम है। प्रत्येक उज्जैन वासी इस आयोजन से जुड़ने के लिए उतावला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मेरा ही काम है। उज्जैन नगर जुड़ेगा, पूरा मालवा निवाड़ जुड़ेगा, हर गांव जुड़ेगा, मध्य प्रदेश जुड़ेगा और हम तो चाहते देश भी पूरा जुड़े। और इसलिए हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर पंथ, हर समाज, हर संस्था इस आयोजन से जुड़े, इसी के लिए आयोजन समिति बनाई। हाँ, वो तो जो कुछ है बाबा महाकाल ही है। अध्यक्षता तो वही करते हैं, हम लोग सेवक हैं, निमित्त हैं, उस नाते काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कोई आयोजन हो और उस पर सियासत ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है? वो भी तब जब कुछ महीनों बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसी सियासी मिजाज को नापते हुए कांग्रेस ने महाकाल के नए लोक को लेकर सियासत शुरू कर दी। दावा है कि महाकाल के दरबार के कायाकल्प के शिल्पकार तो कमलनाथ हैं। प्रदेश इस बात से भली भांति परिचित है कि बाबा महाकाल के प्रति अपनी श्रद्धा को लुटाने वाले कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने अपनी सरकार बनते ही बाबा महाकाल के विस्तारीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई और उसका अलॉटमेंट कर दिया। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का भी उन्होंने धनराशि आवंटित की। ओम की प्रतिकृति के आधार पर इन दोनों धर्म स्थलों को एक करने का भी उन्होंने एक्शन प्लान बनाया। महाकाल के नाम पर महफिल सजाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस को भला ये कैसे मंजूर होगा कि काम उसका हो और नाम कमाने का दावा कोई और करे? बीजेपी की तरफ से दलील दी गई कि दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। जो सरकारी पन्नों में दर्ज है, महाकाल के दरबार का कायाकल्प करने का श्रेय बीजेपी अपने खाते में रखना चाहती है। ना कोई साझेदार, ना कोई और जिम्मेदार। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। भगवान महाकाल के नाम पर कांग्रेस कितना झूठ बोलेगी? कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं। तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण को लेकर
पूरी कार्य योजना शुरू की थी और इसमें विघ्न डालने का काम, इसको तुष्टीकरण की राजनीति से उज्जैन में रोकने का काम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस ने किया था। दस्तावेज बदल नहीं सकती कांग्रेस। बहरहाल इन सियासी दावों दस्तावेजों की लड़ाई के बीच सच्चाई सिर्फ इतनी है कि महाकाल का नया दरबार सज कर तैयार हो गया है। जगमग करती इस रोशनी में बाबा के दरबार की दिव्यता और भव्यता निखर गई है, जो महाकाल के लाखों करोड़ों भक्तों को खुश कर रही है। 11 अक्टूबर के उस दिन का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, जब वो महाकाल लोक का अपनी आंखों से साक्षात दर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में एक बार फिर पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एनआईए के इनपुट पर एमपी के 8 जिलों में एटीएस ने पीएफआई के सदस्यों के ठिकानों पर दबिश दी और इसी दौरान 21 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया, जिनसे कुछ और बड़े खुलासे की उम्मीद है। परेशानी करने वाली बात यह है कि पीएफआई का पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला है और खबर यह भी है कि भोपाल में पीएफआई के एसडीपीआई ऑफिस में जिहादी मीटिंग होती थी। मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश भर में पीएफआई को निस्त नाबूद करने के मकसद से एनआईए की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, क्योंकि इनके आतंकी फंडिंग और पाकिस्तानी कनेक्शन का इनपुट मिला है। इसलिए एनआईए के इनपुट पर एटीएस ने उज्जैन, इंदौर सहित 8 जिलों में पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर रेड की। जांच एजेंसी ने 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एटीएस को इन संदिग्धों की जानकारी पहले पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ में मिली थी। एटीएस ने नीमच, शाजापुर, श्योपुर और गुना में भी कार्रवाई की है। एटीएस की टीम ने इंदौर से 3 संदिग्धों को पकड़ा है। भोपाल से भी एक की गिरफ्तारी हुई। पीएफआई का पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला है और खबर यह भी है कि भोपाल में पीएफआई के एसडीपीआई ऑफिस में जिहादी मीटिंग होती थी। लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने इंदौर से अब्दुल खालिद को पकड़ा था। उसके मोबाइल से करीब 50 से ज़्यादा जो नंबर मिले हैं वो पाकिस्तान के नंबर है। इसके अलावा अब्दुल खालिद का जो भाई है मोहम्मद महमूद, उसकी भी कहीं ना कहीं भूमिका सामने आई। बताया जा रहा है कि खालिद का भाई जो है वो 6 बार जो है वो पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान के बाद उसको एजेंसियों ने जब रडार पर लिया तब से जो है वो भूमिगत हो गया। जो मोबाइल की जो कॉल डिटेल है उसमें 50 ऐसे नंबर हैं जो कि सीधे पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है, यानी पीएफआई के इन सदस्यों की बातचीत पाकिस्तान में बैठे लोगों से होती थी। अब वो कनेक्शन किस तरीके का है, इस पर जो है जांच को आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश एटीएस कर रही है। 2 महीने पहले ही ये ऑफिस खुला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 20 लोग एक साथ यहाँ मीटिंग करते थे। उन्होंने इस दफ्तर को किराए पर ले रखा था। बाहरी हिस्से में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इसे राजनीतिक पार्टी का दफ्तर बताया जाता था। आज हुई रेड में भोपाल के इसी बिल्डिंग से जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अपनी कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। पीएफआई का ये एसडीपीआई जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रदेश कार्यालय यहाँ पे, जहाँ पे युवाओं को जोड़ने का काम एसडीपीआई में किया जाता था। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मीटिंग भी होती थी बाकायदा। करीब 2 महीने से यहाँ पे लगातार गतिविधियाँ देखी जा रही थी। हम ये बताइए कि यहाँ पे मीटिंग्स भी होती थी, लोग आते जाते रहते थे। एक पार्टी कार्यालय के हिसाब से भेदभाव होती थी, पर ऐसा आपत्तिजनक हम लोग को कुछ नहीं दिखा। मीटिंग तो होती है यहाँ पे? हाँ, पार्टी कार्यालय है, मीटिंग तो होंगी। अच्छा। कोई भी पार्टी कार्यालय होगा। तो कितने लोग आते थे, कुछ संख्या? ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 लोग से ज़्यादा नहीं दिखे कभी यहाँ। गृहमंत्री उत्तम मिश्रा के मुताबिक पीएफआई के एमपी के 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जब्त किए गए हैं। 3 लोग इंदौर के, एक व्यक्ति उज्जैन के जो पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ में इनके जो फाइनेंसर थे, सपोर्टर थे, पदाधिकारी थे, ऐसे 21 नाम निकल के आए थे। ऐसे 8 जिलों के अंदर मध्य प्रदेश के 21 लोगों को मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इनके लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह सभी जब्त किए हैं और आगे पूछताछ में जो भी कनेक्शन बढ़ते जाएंगे वो सब पकड़े जाएंगे।
गृहमंत्री अमित मिश्रा का कहना है कि आगे पूछताछ में जो भी कनेक्शन निकलकर सामने आएगा वे सब पकड़े जाएंगे। इस लिहाज से पीएफआई पर हुई ये कार्रवाई न सिर्फ इनके फैले नेटवर्क पर नकेल कसने के लिहाज से अहम है, बल्कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में वास्तु दोष के फेर में फंसी कांग्रेस एक बार फिर पार्टी दफ्तर में तब्दीली करने की तैयारी में है। मतलब कांग्रेस एक बार फिर वही करने जा रही है जो उसने 2018 में किया था। इसे आप वास्तु अनुसार इमारत में तब्दीली या टोटका भी कह सकते हैं। दफ्तर बीजेपी भी नया बनाने जा रही है, लेकिन अहम सवाल यह है कि बीजेपी को नए दफ्तर से क्या लाभ मिलेगा और कांग्रेस के दफ्तर में बदलाव से क्या पार्टी की दशा बदलेगी। एमपी में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी दफ्तर में बड़े बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के पीछे कोशिश इमारत की वास्तु दोष दूर करना है। वास्तु के हिसाब से सभी पदाधिकारियों के कमरे एक समान रखे जाएंगे, तो बड़ी बैठकों के लिए नया हॉल भी तैयार होना है। कांग्रेस को शायद यह भरोसा है कि दफ्तर का वास्तु बदलने से कांग्रेस की किस्मत भी बदल जाएगी। नहीं, हर चुनाव के पहले किसी भी पार्टी के कार्यालय में भी और वर्किंग में भी बदलाव होना चाहिए, जिससे चुस्त दुरुस्त मैदान में उतरे। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2018 में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वास्तु के हिसाब से तब्दीली कराई थी, जिसका नतीजा भी सत्ता हाथ में आने के तौर पर हासिल हुआ था। अब कांग्रेस एक बार फिर उसी ट्रैक पर है। बीजेपी कहती है सरकार में वापसी के लिए संगठन, नीति, नियत और कार्यकर्ता होने चाहिए। कांग्रेस के पास इनमें से कुछ नहीं। महाराष्ट्र और राजस्थान पर भी कांग्रेस को घेर लिया। देखिए, इनके भावी अध्यक्ष बागी हो गए। राजस्थान में कोहराम मच गया, पार्टी के अंदर हलाकान मच गया, तो वहां भी कौन सा वास्तु दोष करवाने जाने वाले हैं। महाराष्ट्र से बनी बनाई सरकार इनकी बिखर गई। मुझे लगता है कि ये इनसे कुछ नहीं होने वाला। बुंदेलखंड की एक पुरानी कहावत है कि हंसिया हेरा जाए तो गगरिया में नहीं ढूंढत, लेकिन ये जो है इस प्रकार के उपाय कर रहे हैं, होने जाने वाला कुछ नहीं है। नेतृत्व, नीति, विचारधारा, कार्यकर्ता, इनके दम पर जनता आशीर्वाद देती है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास में एक कोई बचा नहीं, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना विचारधारा है, और कार्यकर्ता की हालात बद से बदतर है। वास्तु के हिसाब से कांग्रेस का दफ्तर दोबारा तब्दील होने जा रहा है। वैसे एमपी बीजेपी भी अपना बहुमंजिला दफ्तर तैयार कर रही है। जाहिर है वास्तु का ख्याल तो रखा ही जाएगा। दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा का जब से निर्माण हुआ है, तभी से उसके वास्तु को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विधायकों के साथ होने वाली अनहोनी के बाद खुद विधानसभा के सदस्य और तत्कालीन स्पीकर ने सवाल उठाए थे। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में हो रहे बदलाव का मकसद पार्टी को जीत की राह पर दौड़ाना है। वाकई इस बदलाव से कांग्रेस की दशा और दिशा बदलेगी। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के खराब चल रहे ग्रहों का असर भी तो एमपी कांग्रेस पर पड़ सकता है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकतंत्र मतलब जमहूरियत, मतलब डेमोक्रेसी, लेकिन अब अनुशासनहीनता को, घर में छड़े महाभारत को भी शायद यही नाम दिया जाता हो। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से के चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान में नौबत बगावत तक की आ गई है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल इसे कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बता रहे हैं। सवाल तब भी नहीं था, लेकिन बवाल इस बात पर मचा है कि दूसरी पार्टी को अलोकतांत्रिक भी बता रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा, इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, राजस्थान के सीएम गहलोत पर पर्चा भरने का दबाव, इसका राजस्थान की सियासत पर पड़ा प्रभाव, बगावत के सुर बुलंद हुए, गहलोत और पायलट के बीच खींचतान बढ़ी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नए नामों की चर्चा शुरू हुई। इतना सारा बैकग्राउंड बताने के पीछे की वजह यह है कि सीएम बघेल ने अपने ही घर में छिड़े सियासी संग्राम को लोकतंत्र का नाम दिया है। कहते हैं बीजेपी में नहीं, असली लोकतंत्र कांग्रेस में है। इसलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की देश भर में चर्चा है।
कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, पूरे देश जानता है, सब लोग जान रहे हैं कांग्रेस चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष का। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 2 जने बना दिए, हो गया दूसरे कार्यकाल, न मीटिंग, न मतदान, न चुनाव की तिथि और अध्यक्ष दोबारा। वहाँ कहाँ आंतरिक लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी बताए उसके अध्यक्ष दोबारा बन गया, किसी को पता चला है? मीडिया में चर्चा हुई? नहीं हुई ना, क्यों नहीं हुई? पूछें आप किसी सवाल, पूछो वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहाँ राष्ट्रीय नेता, इस तरह के सब नेता हैं, उसे पूछा जाना चाहिए कैसे चुनाव हो गया अध्यक्ष का, किसी को पता भी नहीं चले। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान को लेकर न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में बीजेपी कांग्रेस पर चुटकियां ले रही है। निशाने पर राहुल गांधी की पदयात्रा भी है और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी। बीजेपी लगातार तंज कर रही है कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और घर में महाभारत मची है, क्योंकि कांग्रेस में आलाकमान की कोई सुनता नहीं। साथ में भूपेश बघेल के सवाल पर भी बीजेपी का जवाब आया है। बिखराव पूरी तरीके से जारी है। हाईकमान का नेतृत्व का कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी पद यात्रा में चल रहे हैं और पार्टी टुकड़े टुकड़े हो। यहाँ टीएस सिंहदेव से 2-2 साल का वादा किया था, 2.5 साल का। सचिन को भी वेटिंग लिस्ट में बैठाया है, जैसे टीएस बैठा है वैसे सचिन। ये धान की तैयारी में है क्या सर, अगर वो ऐसा कुछ सोचते हैं? अब क्या परिस्थिति बनती है उसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये स्वप्न वो देखता है। और बूथ अध्यक्ष रहे हुए पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्ष रहे हुए आज हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कौन क्या तय करता है? मुझे लगता है कि अभी तो उन्हें अपने जोड़ने के तारतम्य में भाग रहे हैं, उन्हें पकड़े रहने की आवश्यकता है। वह हमारी तरफ कहाँ देखते हैं, पहले अपने को ही देखना चाहिए। ये उनका संगठन का विषय है, मेरा उसमें कोई, उनके संगठन में किसको क्या बनाया जाता है। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया का पालन कभी नहीं किया गया और उसी का ये कारण है कि आज उनका संगठन खत्म है। मौजूदा वक्त में कांग्रेस जिन हालात से गुजर रही है वहां बगावत की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची है, लेकिन इसे लोकतंत्र की खूबसूरती का नाम देकर पर्दादारी तो नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुशासन ही शासन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है और बीजेपी इसी नाम पर कांग्रेस की घेराबंदी करती है। लेकिन कांग्रेस इसे लोकतंत्र का नाम देकर दवा किए बिना काम पर निकल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।